हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है। ये टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियोज के बारे में मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जिसमें कोई भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको बताया जाता है। अकाउंटिंग रेशो को निकालने के चार तरीके हैं पॉसिबल जो है। प्योर रेशो हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, टाइम्स हो सकता है। इसके अलावा अकाउंटिंग रेशोज चार टाइप के होते हैं। लिक्विडिटी रेशो होता है, सॉल्वेंसी रेशो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो होता है। तो ये चार रेशो होते हैं। मैं इसके बारे में एक एक करके शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो कौन से रेशियो होते हैं? ये एक उस टाइप के रेशियो होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी भी एंटरप्राइज के जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उसको वो कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चुका सकता है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी शॉर्ट टर्म में जो उसकी उधारियां हैं उसको चुकाने की उसकी कैपेबिलिटी या क्षमता। So, liquidity ratio means the short-term solvency, which means the ability of the enterprise to meet its short-term obligation as and when they become due. तो कोई भी फर्म की जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है जब भी वो ड्यू होंगी तो वो कितनी आसानी से उसको चुका सकती है, ये पता लगाया जाता है लिक्विडिटी रेशियो से। लिक्विडिटी रेशियो दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट रेशियो और एक होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब ये करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, आई होप आपको याद रहेगा। करंट असेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो विद इन वन फाइनेंशियल ईयर जो भी है या ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, और करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिसको 12 मंथ्स या जो भी ऑपरेटिंग साइकिल में से जो भी होता है उसके अंदर आपको रीपे करना होता है। तो ये करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। आप करंट असेट्स क्या हो सकती हैं? तो करंट असेट्स होता है डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डेटर्स। तो डेटर्स में से उसका प्रोविजन माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए उसमें बिल्स रिसीवेबल, प्लस कर दीजिए उसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपके हैं, प्लस कर दीजिए कैश या बैंक अगर आपके पास है, प्लस कर दीजिए एक्रूड इनकम्स, और प्लस कर दीजिए इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब जब मैं यहाँ पे ये स्टॉक या इन्वेंट्री कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लूज टूल्स इंक्लूडेड नहीं है। लूज टूल्स को आपको स्टॉक में से या इन्वेंट्री में से माइनस करना है। माइनस क्यों करना है? क्योंकि लूज टूल्स वो टूल्स होते हैं जो हमारी काम करने में हेल्प करते हैं। हम इनको बेचने के लिए नहीं रखते हैं, इनको हम किस लिए रखते हैं? यूज करने के लिए रखते हैं। तो इनसे कभी भी हमारे पास कैश आने वाला नहीं होता है। तो स्टॉक में से माइनस कर देना है आपको लूज टूल्स। तो आपकी करंट असेट्स हो गई डेटर्स, इसमें से माइनस करना है आपको अगर कोई भी प्रोविजन आपने बनाया हुआ है डाउटफुल डेट्स के लिए, प्लस बिल्स रिसीवेबल, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस कैश या बैंक, प्लस कोई एक्रूड इनकम्स है आपकी जो इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, स्टॉक, इसमें से माइनस करना है लूज टूल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपकी करंट असेट्स है। करंट लाइबिलिटीज क्या है? आपके ट्रेड क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी अगर कोई शॉर्ट टर्म का लोन लिया हुआ है आपने, और इसके अलावा अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये था आपका करंट रेशो। दूसरा जो रेशो होता है जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी रेशो के अंदर आता है वो है क्विक रेशो। क्विक रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक असेट्स में और करंट असेट्स में क्या अंतर है? क्विक असेट्स के अंदर सारी की सारी वही चीजें आएंगी, जैसे डेटर्स माइनस प्रोविजन आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कैश आ जाएगा, एक्रूड इनकम्स भी आ जाएंगे। लेकिन क्या नहीं आएगा? इसमें स्टॉक नहीं आएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। तो सारी करंट असेट्स जो हैं आप वो ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को, तो ये हो जाती है आपकी क्विक असेट्स। एक फॉर्मूला और यहाँ पे आपको याद रखना होगा वो है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। तो ये था आपका लिक्विडिटी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो ये बताता है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने लॉन्ग टर्म के जो लायबिलिटीज हैं उनको कितनी आसानी से चुका सकता है, यानी लंबे समय में जो कर्जे चुकाने हैं उनको कितने अच्छे से चुका सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है
इसमें 4 बेसिकली तरीके हैं निकालने के। पहला जो है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है, जो कि है डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स किसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को जोड़ दो तो लॉन्ग टर्म डेट्स बनते हैं। और अपॉन में इक्विटी होना चाहिए, तो इक्विटी का मतलब होता है मालिकों का पैसा। तो अगर हम कंपनी के केस में बात करें तो मालिकों का जो पैसा होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड 3 चीजों को मिला के बनता है, और वो 3 चीजें होती है शेयर कैपिटल। इसके अलावा शेयर कैपिटल में दोनों हो सकती हैं, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी की कोई रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स, और उसके अलावा कोई सरप्लस है तो यानी कोई पुराने प्रॉफिट्स रखे हुए हैं पिछले सालों के, तो वो भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो ये होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स और अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड, ये इसका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी। सबसे आसान है, इसको याद रखना, नाम में ही छुपा हुआ है फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड निकालने के 2-3 तरीके बताएं। या शेयर कैपिटल ले लीजिए, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए फिक्टिशियस एसेट्स को। फिक्टिशियस एसेट्स आपको पता है बेसिकली वो एसेट्स नहीं होते हैं, वो एक्सपेंस होते हैं, तो उससे हमको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला होता है, तो इसलिए उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड का एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म जो डेट्स होती है वो होती है। तो अगर आपको कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दीजिए लॉन्ग टर्म डेट्स को, ये आ जाएगा। इसके बाद है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिला के कंपनी की शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर होल्डर्स फंड निकालने का एक तरीका और भी है। इसके लिए आप क्या कीजिए, सारी जितनी लाइबिलिटी आई एम सॉरी जितनी असेट्स हैं उनको प्लस कर लीजिए। याद रखिएगा असेट्स में से उनमें अगर कोई भी डेप्रिसिएशन है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, डेप्रिसिएशन हो अमोर्टाइजेशन हो जो भी माइनस कर दीजिए, तो इसको कहते हैं नेट फिक्स एसेट। इसमें आप प्लस कर लीजिए अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन दिया हुआ है, तो ये दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी करंट असेट्स प्लस हो जाएंगी, और इसमें से माइनस करना है करंट लायबिलिटी को और लॉन्ग टर्म डेट्स को। तो ये है तरीका शेयर होल्डर्स फंड निकालने का। एक तरीका और भी है, आप टोटल असेट्स निकालिए और टोटल असेट्स में से टोटल डेट्स को माइनस कर दीजिए। टोटल असेट्स यानी असेट साइड का पूरा टोटल, और टोटल डेट्स यानी कि आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी है प्लस करंट लायबिलिटी, इसको मिला के टोटल डेट्स कहते हैं। तो ये तरीका है डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का। फिर इसके बाद है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो जैसा फॉर्मूले से नाम से ही पता चल रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट्स यानी एसेट साइड का जितना भी टोटल है उसको टोटल एसेट कह देंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स किसको कहते हैं, तो भाई लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को मिला के लॉन्ग टर्म डेट कहा जाता है। अगला जो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली प्रोप्राइटर का मतलब मालिक होता है, तो प्रोप्राइटर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल असेट, ये इसका फॉर्मूला है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाला जाता है। शेयर होल्डर्स फंड निकालने के अभी बहुत सारे तरीके हमने सीखे हैं, मैं अभी आपको उसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका और बताने वाला हूँ, उससे शायद आपको आसानी से याद हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में है टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स मतलब असेट साइड का टोटल, सारे नॉन करंट असेट और करंट असेट। लास्ट जो यहाँ पर है आपके पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अक्सर पूछा जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हो सकता है कभी कभी आपको वो जो है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे, तो उस सूरत में आपको ये चीजों को उसके अंदर ऐड करके निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स हो सकता है आपने कोई डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, हो सकता है आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ हो, तो उन पे जितना परसेंट आप इंटरेस्ट चुकाते हैं वो है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो ये आपके 4 सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूले हैं। अब इससे रिलेटेड एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं जो आपके काम आएगी।
ये एक बैलेंस शीट मैंने बनाई है। वैसे कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होती है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया है। चीजें वो की वही रहती हैं, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। देखिए, इस तरफ है ये शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मैंने आपको क्या बताया था, 3 चीजों को मिलाकर बनता है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 3 चीजें मिला के लायबिलिटी साइड में और क्या होता है भाई, आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को मिला के नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। इसके अलावा करंट लायबिलिटी में कई सारी चीजें होती हैं। मैंने 2-3 चीजें सैंपल के लिए यहाँ आपके पास लिख दी है। ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्सेट्रा। ठीक है। अब ये देखिए, आप 3 हेड्स बेसिकली लायबिलिटी में आपके पास हैं। एक है शेयर होल्डर्स फंड, एक है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। ये 3 चीजें आपके पास लायबिलिटी साइड में है। असेट साइड में देखिए आपके पास क्या है, आपके पास 2 चीजें हैं यहाँ पर, नॉन करंट असेट और करंट असेट। ठीक है। नॉन करंट असेट्स में क्या आ जाता है, आपकी सारी फिक्स्ड असेट आ जाती हैं। वो टेंजिबल भी हो सकती हैं, इंटेंजिबल भी होती हैं। अब आप टेंजिबल असेट्स हो या इंटेंजिबल, उसमें से डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो भी होगा वो माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि नेट फिक्स्ड असेट की वैल्यू की जरूरत होती है। दूसरा, नॉन करंट असेट्स में आपके पास आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकता है, आपने किसी को लोन दिया हुआ हो तो उसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस कहते हैं। करंट असेट्स में कई सारी चीजें हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश बैंक है, करंट इन्वेस्टमेंट, आपका स्टॉक या इन्वेंट्री हो सकता है, फिर प्रीपेड एक्सपेंस है और डेटर्स वगैरह। तो इस तरीके से कई सारे करंट असेट्स हैं। अब बहुत सारी टर्म्स अभी अभी आपने वहां सुनी थी, एक बार में जल्दी से आपको बता देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं? तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड को और नॉन करंट लायबिलिटीज को। अच्छा, यहाँ पे जो बार बार डेट वर्ड आपके पास आ रहा है, तो डेट किसको कहते हैं? यहाँ पे डेट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को मिला के डेट कहा जाता है। टोटल टोटल डेट किसको कहते हैं? टोटल डेट। तो टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इन दोनों को मिला लीजिए, ये दोनों आइटम। यानी इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आ जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आ जाएंगे और करंट लायबिलिटी के सारे आइटम, इसको मिला के कहते हैं टोटल डेट। अच्छा, टोटल एसेट किसको कहते हैं? तो टोटल एसेट जो होता है, टोटल एसेट होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इन दोनों को मिला के टोटल एसेट कह दिया जाता है। तो इस तरफ का जो पूरा टोटल है वो करंट एसेट्स है। अभी अभी कई सारे फॉर्मूले आपने सीखे थे शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए। उसमें एक फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस में टोटल डेट्स। तो अगर आपको शेयर होल्डर फंड निकालना है, यानी फॉर एग्जांपल आपको ये चीज निकालनी है, तो उसका तरीका क्या बताया भाई? देखो, इधर का जितना टोटल होगा असेट्स का, वही टोटल इधर लायबिलिटी का होगा। तो उन्होंने कहा टोटल असेट्स जो है, यानी इस तरफ का जो टोटल है, उसमें से ये 2 आइटम को माइनस कर दो। ये नीचे तक के ये जो पूरा आइटम है, इनको माइनस कर दो। तो टोटल असेट्स माइनस में टोटल डेट कर दिया, तो जो बचेगा वो शेयर होल्डर फंड है। इस तरीके से ये फॉर्मूले आप अपने आप भी बना सकते हो, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। तीसरे टाइप का जो रेशियो हमको पढ़ना है वो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ये एक ऐसा रेशियो होता है जो ये बताता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आप कितना इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके? रिसोर्सेज आपका स्टॉक हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकती है, आपके डेटर्स हो सकते हैं, या आपके जो है वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या इस तरीके की तमाम चीजें। तो चलिए हम एक्टिविटी रेशियो समझ लेते हैं जल्दी से। Activity ratio measures effectiveness with which a firm uses its resources. तो एक्टिविटी रेशियो क्या मेजर करता है कि कोई भी फर्म जो के पास जो भी रिसोर्सेज है उनको कितना इफेक्टिवली, अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही है। दीज रेशियो हेल्प इन कमेंटिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज इन मैनेजिंग द एसेट्स। तो वो अपने एसेट्स को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है, ये उसके बारे में बताता है।
अब इसमें जो आपके पास है एक्टिविटी रेशियो के अंदर एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, एक ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है और एक वर्किंग कैपिटल रेशियो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी सेल्स किया, जो भी सामान बेचा है, वो आपको घर में कितने का पड़ा, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री यानी साल के पहले दिन आपके पास कितने का स्टॉक था, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी साल के आखिरी दिन कितने का स्टॉक था, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट जो रेशियो है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल किसको कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होते हैं आपके डेटर्स और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसी को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स दोनों एक ही चीज होती है। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब यहाँ कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं? हम क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी उधारी में जब आप सामान बेचते हो। भाई हम डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल कब आएंगे हमारे पास? जब हम सामान को उधारी में बेचेंगे, क्रेडिट में बेचेंगे, तो उसका हम कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कोई भी फर्म जो अपने डेटर्स से या बिल्स रिसीवेबल से जल्दी पैसा वसूल कर लेती है, मतलब वो अच्छा काम कर रही है। और वही अगर वो उन लोगों से पैसा वसूल नहीं कर पा रही है, मतलब कि उसको उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स या फिर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो आपके पास एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो है, ये ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है। ट्रेड पेएबल मतलब क्या होता है? ये भी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होते हैं आपके क्रेडिटर्स और दूसरे होते हैं बिल्स पेएबल। इन दोनों को मिला के ट्रेड पेएबल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज यानी ऐसा सामान जो आपने उधारी में खरीदा है, ठीक है। अब आपने उधारी में खरीदा है और अगर उसमें से कुछ आपने परचेज रिटर्न किया है तो उसको माइनस कर दो, तो ये हो जाता है नेट क्रेडिट परचेजेस। और अपॉन में आएगा एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला वही है जैसा पहले था, ओपनिंग ट्रेड पेएबल अपॉन में क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। आई एम सॉरी, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। साल के पहले दिन जितना ट्रेड पेएबल था प्लस साल के आखिरी दिन जितना ट्रेड पेएबल है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका एवरेज ट्रेड पेएबल हो जाएगा। चलिए, तो ये था ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। और लास्ट जो रेशियो है ये कहता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल आपको पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। इसका जो फॉर्मूला है वही है नेट सेल्स या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल। आपने कुल कितनी सेल्स की है, कुल कितनी सेल्स यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रेडिट या फिर कैश, जितना भी सामान आपने बेचा है उसको नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्नओवर, नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आपके पास 5 अलग अलग रेशियोज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स मैनेजमेंट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस एज शोन बाय रिटर्न्स जनरेटेड ऑन द सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी जितना भी सेल्स कर रही है उसमें से कितना वो प्रॉफिट कमा पा रही है, या जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसमें कितना प्रॉफिट कमा पा रही है, यानी मैनेजमेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर 5 रेशियोज हैं। अब सेल्स से रिलेटेड जो रेशियोज हैं वो 4 रेशियोज हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर है ऑपरेटिंग रेशियो, फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लास्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रेशियो आपके सिलेबस में यहाँ पर है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो एक एक करके हम देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो याद रखिएगा परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर परसेंटेज में आएगा। सेकेंड है ऑपरेटिंग रेशियो।
ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स। अब आई एम श्योर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट याद होगा क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो आप बिजनेस चलाने के लिए करते हैं। आप रेंट देते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो तमाम तरीके के जो खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वेजेस पे करते हैं, सारे खर्चे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशो। तीसरा जो रेशो है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो जो आता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। चौथा जो नेट प्रॉफिट रेशो है, जो चौथा नेट प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। तो नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स यानी वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नेट प्रॉफिट निकालने के कई सारे तरीके हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के जो तरीके हैं, पहला तो आप ग्रॉस प्रॉफिट जो है, आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, ये जो आता है इसको वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस कर दीजिए, तो जो आता है ये नेट प्रॉफिट होता है। अब सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिए। बिजनेस करने के लिए बिजनेस में जो खर्चे किए जाते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, कई सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ आग लग गई, उससे आपको नुकसान हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपने कोई एसेट बेची, उसको लॉस में बेचा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इस तरीके की जो खर्चे हैं जो धंधे से रिलेटेड नहीं है उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लिया जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी इनकम होती है, ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। कई बार आपको जो है ऐसी इनकम्स मिल जाती है, जैसे आपने कोई एसेट बेची, अब वो फायदे में बेची, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो वो इनकम हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, तो जो आता है वो नेट प्रॉफिट है। और क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, अब एक बार आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, बाकी सब वैसा का वैसे ही उतार दिया गया है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये सारी चीजें मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाती है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट जो रेशो है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अगर आपको नहीं गिवन हो, आफ्टर गिवन हो, तो आप उसमें जो भी इंटरेस्ट हो और जो टैक्स हो उसको प्लस कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, याद कीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होता है, जो आपका शेयर होल्डर्स फंड होता है, शेयर होल्डर्स फंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो होता है आपका ये शेयर होल्डर्स फंड, और इसको मिला के इसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर होल्डर्स का जो फंड है प्लस जो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इनको मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो ये है आपका फॉर्मूला लास्ट इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये आप करेंगे तो ये आपके सारे रेशियोज यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो वो जो मैंने बैलेंस शीट बना के आपको समझाया था उसको एक बार और समझ लीजिएगा, तो आपको फॉर्मूले बनाना आसान हो जाएंगे। वैसे अगर आपको इसके अलावा और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसके बारे में जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि कोई वीडियो बना के पोस्ट कर सकूं ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।